Joined everyone? You are now unmuted. Joined or not? हेलो, किसी ने बताया नहीं कि क्लास ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई। चलिए साहब, करें शुरू। आ जाइए सब लोग। तो in reference to a dwelling place or house you will see the जो की वर्ड है, यानी कि जो मुख्य इसमें फ्रेज है, शब्द है, उस पर ध्यान रखिएगा। वहां से आपको क्वेश्चन हो जाएगा आपका, who employs or benefits from the employment of the domestic worker। उस डोमेस्टिक वर्कर के एम्प्लॉयमेंट से किसको बेनिफिट होता है, किसने उसको एम्प्लॉय किया था। ओनली दैट पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एम्प्लॉयर, गॉट इट। एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, टाइम पीरियड और टाइप ऑफ सच वर्कर एम्प्लॉयड or the nature of employment or activities performed by the domestic worker. So it doesn't matter, irrespective of the number of the time period, irrespective of what, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कितने दिनों के लिए था, किस प्रकार का वर्क करता, what kind of activities, this may be anything, this may be a service of the nursing to a old aged person, ill person, ये भी हो सकता है, whatever, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेन बात को ध्यान रखनी है आपको, हु बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। नाउ कम टू द इंटरनल कमेटी। भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2H इंटरनल कमेटी है, और एक आपको आएगी भी लोकल कमेटी, है ना, लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 4 में है। क्या है, पढ़ लीजिए एक बार बस। इंटरनल कमेटी मीन्स एन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4, डजंट रिक्वायर मच। and local committee under section 6, member means member of internal committee, member of local committee under internal committee 2H है, 2H रेड विद सेक्शन 4 है, लोकल कमेटी सेक्शन 2I है, रेड विद सेक्शन 6। मैं ये समझाता हूँ आपको। देखिए अभी क्या, एज अर्लियर डिस्कस्ड, पहले ही मैंने डिस्कस किया था आपसे कि दो कमेटी मिलेंगी आपको, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ICC है और एक लोकल कंप्लेंट कमेटी LCC है। इन्हीं के संदर्भ में पूरा एक्ट है ना। तो इनके जो सदस्य हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। उनके जो हेड हैं, एक को प्रेजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, एक को हम चेयरपर्सन बोलते हैं। वो बात अलग होगी, हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंबर इसका मेंबर भी हो सकता है, ICC का मेंबर भी हो सकता है, और ही और शी कैन बी द मेंबर ऑफ LCC एज वेल। प्रेस्क्राइब्ड का मीनिंग इतना ध्यान रखिए, वेयर इज द प्रेस्क्राइब डिफाइंड, सेक्शन 2 के। इट इज ऑलवेज प्रेस्क्राइब बाय रूल्स वेयर रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। जहां कहीं भी आता है प्रेस्क्राइब, सेम मीनिंग ही होता है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर वी हैव डिस्कस। रिस्पोंडेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पर, इज ए पर्सन अगेंस्ट whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेंट की जाती है, यहां पर वो एक्यूज नहीं कहलाता, ही इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, द पर्सन अगेंस्ट होम ए कंप्लेंट हैज बीन मेड, वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध कंप्लेंट की गई है सेक्शन 9 में किसी पीड़ित महिला के द्वारा, ही इज कॉल्ड एक्यूज्ड, ही इज कॉल्ड डिफेंडेंट, ही इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। तो ही इज कॉल्ड रिस्पोंडेंट। यही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। रिस्पोंडेंट P4 प्रीलिम्स लगाइए, इसमें कर लेंगे आप। तो रिस्पोंडेंट मीन्स ए पर्सन अगेंस्ट हुम कंप्लेंट हैज बीन मेड। एंड नाउ सेक्सुअल हरेसमेंट, व्हाट इज द, मतलब आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड सेक्सुअल हरेसमेंट। लैंगिक शोषण कहाँ डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2N में डिफाइन किया गया है। तो दिस इज ऑल, द एक्ट इज ऑल अबाउट दिस एक्ट इज ऑल अबाउट द sexual harassment at workplace. So I need not to explain the importance of the word workplace,
आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट। सेक्शुअल हरेसमेंट का मीनिंग क्या है इसका समझाने की, तो मतलब इसकी इम्पोर्टेंस, पूरा एक्ट ही इसलिए बनाया गया है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि क्या आपसे इसके बारे में पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए एग्जाम में। नो डाउट पूछा जाना चाहिए, एक्ट का जन्म ही इसलिए हुआ है कि नहीं है। तो सेक्शन 2N सपने में भी बुदबुदा करके याद करते रहना, वेयर इज सेक्शुअल हरेसमेंट डिफाइंड। सेक्शन 2N क्या है, पढ़िए। इंक्लूड्स any one or more of the following unwelcome acts or behavior whether directly or by implication। कितनी बढ़िया डेफिनेशन लैंग्वेज यूज करते हैं ये लोग। देखो क्या, सेक्सुअल हरेसमेंट यहां पर मीन्स नहीं लिखा, सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड्स। When we use this word includes, we can say the definition is inclusive. When we use the word like this, includes, then you can say, it can be said that the meaning or the definition of the, देखो यही जो क्वेश्चन बन जाएगा कि definition of sexual harassment is inclusive, is exclusive, it is exhaustive। अब ढूंढते रह जाएंगे सर ने सब कुछ समझाया था, ये कैसे निकल आया, ये कहाँ से क्वेश्चन बना दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना, पढ़ना कैसे है ये सीखिए आप लोग मुझसे, तब आपको पता चलेगा कि यू कैन रीड सम एक्ट्स बाय एट योर ओन एज वेल। खुद भी पढ़ सकते हो आप उस तरीके से। आप देखो इंक्लूड्स का मतलब क्या है कि ये जो जितने भी अनवेलकम एक्ट्स हैं और बिहेवियर हैं वो तो इंक्लूडेड हैं। मीन्स इट इज नॉट ओनली दिस, it may be something else as well। sexual harassment includes this, इसमें ये सम्मिलित है। it means ये तो है ही है, but it is not limited to this, केवल यही नहीं है। it can be seen by the court or the competent authority that whether some other act may be called sexual harassment or not। includes यानी कि अगर ये कहा जाए पिकनिक पे जाना है ना, प्रियंका मैडम को पिकनिक पे जाना है, स्कूल या कॉलेज से जानी है, तो मैडम ने कहा कि जो कॉलेज की टीम जाएगी उनमें 1 2 3 4 5 6 7 ये स्टूडेंट्स होंगे। इसका मतलब है ये तो होंगे ही होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि केवल यही होंगे, ये नहीं कहा हुआ। इंक्लूड्स दिस लिस्ट मीन्स इट मे बी एंड देयर मे बी सम कंडीशन के और भी इसमें हो सकते हैं। आर यू गेटिंग द वर्ड? इंक्लूड्स का मीनिंग समझ में आया आपको? कितने लोगों समझ में आया? इंक्लूड्स, सेक्सुअल हरेसमेंट इंक्लूड्स, इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करनी आनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए पेयर एक्ट को। मुखी गौतम बोलिए, बात समझ में आ रही है आपको? सान्या, चलिए साहब, तो इंक्लूड्स वन और मोर, एक या उससे अधिक क्या, अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर या अनवेलकम एक्ट्स, यानी कि ऐसे एक्ट जो स्वागत योग्य नहीं है, निम्नलिखित स्वागत योग्य नहीं कार्य या बिहेवियर, या उनका बिहेवियर को हिंदी में बोलते हैं उनका बिहेवियर ही है, चलिए, है ना, नहीं आ रहा याद बिहेवियर का शब्द। अनवेलकम एक्ट्स और कौन कौन से आते हैं ये देखिए, इनको पढ़िए। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। अब आप समझ रहे हैं इसको, मैं थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करता हूँ। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस का मतलब क्या हुआ? एक एम्प्लॉय यहाँ बैठी हुई है ना, सही है। अब आते हैं कोई और एम्प्लॉय, कोवर्कर या एम्प्लॉयर, वो आए यहाँ से, हाँ मैडम देखना था, अब क्या है, कंधे से कंधा सटा रहे हैं, ये क्या है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस। अब लड़की यहाँ पे अनकंफर्टेबल हो रही है, लेकिन वो ऑन द प्रिटेक्स्ट, देखो
होता है ना, पिक्चर में भी देखा होगा आपने, यहाँ पर उसका मतलब है अब किसी भी तरीके से फिजिकल कांटेक्ट और एडवांसेस हो गया। तो इफ सच काइंड दिस एक्ट इज व्हाट, अनवेलकम एक्ट, अनवेलकम बिहेवियर, दिस इज व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट। नेक्स्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट, डिमांड और रिक्वेस्ट, दो वर्ड रिक्वेस्ट है, फॉर सेक्सुअल फेवर्स। क्या मतलब है इस बात का? डिमांड करना है ना, मैडम प्लीज, डिमांड प्लीज तो रिक्वेस्ट आ गया। तो अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि सेक्सुअल फेवर चाह रहा है और कह रहा है यार मैं इसको वैसे नहीं धमकाऊंगा नहीं, है ना, मैडम प्लीज मान जाओ ना, है ना, अब ये क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रही है। लेकिन सच काइंड ऑफ रिक्वेस्ट भी दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। डिमांड करना, सेक्सुअल उसकी रिक्वेस्ट करना, तो आपको लगेगा ये इनोसेंट बात है, कह रहा है, बट इट इज ऑब्जेक्शनेबल। सही है, तो दिस इज व्हाट, डिमांड और रिक्वेस्ट। एंड थर्ड, यू रीड इट, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। एवरीवन, आई बिलीव कि सब लोगों ने फेस किया होगा या दूसरे को करते हुए देखा होगा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स पास ऑन करना, ठीक। या एंड फोर्थ है शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी दिखाना। और ये फिफ्थ है, इसे हम कहते हैं रेजिडुअल क्लॉज। इसको पढ़िए, बाय एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। फोर्थ तो हो गए स्पेसिफिकली, चार तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स हुआ, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हो गए, ये तीन हुए, और पोर्नोग्राफी शो कर, ये तो फोर स्पेसिफिक हो गए कि इफ एनी वन और मोर ऑफ दीज अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर, दोज शुड बी कंसिडर्ड टू बी द सेक्सुअल हरेसमेंट, उनको सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा। अब देयर में बी सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर और कंडक्ट विच डू नॉट कम इनटू दिस कैटेगरी। एक अलग ही इनोवेशन लेकर के आ गया इंसान, वो पोर्नोग्राफी नहीं कर रहा है, वो फिर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो डिमांड नहीं कर रहा है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई कलर, लेकिन उसके लिए है जो फिफ्थ क्लॉज है, इट इज फॉर एवरीथिंग नाउ, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते। वो कोड देखेगी, देखो क्या, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल और वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट, किसी भी प्रकार का फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। तो एनी अदर में जो है, एनी अदर अनवेलकम कंडक्ट, उसमें कुछ भी आ जाएगा जो वट एवर इज नॉट कवर्ड इन फर्स्ट फोर्थ, दैट मे बी कवर्ड इन द फिफ्थ क्लॉज, if that conduct is of sexual nature, if that conduct is of sexual nature, then it can be considered to be the sexual harassment. So this may be the one. एक क्वेश्चन हो सकता है कि he is only showing pornography, केवल ये हो सकता है कि उसने केवल क्या किया, पोर्नोग्राफी का शो किया उसने, है ना, ये हो सकता है केवल ये पोर्नोग्राफी शो करना, ओनली वन कंडक्ट हुआ। एक है कि शोइंग पोर्नोग्राफी एंड फिजिकल एडवांसमेंट भी करना, तो वन और मोर भी हो सकता है, इसलिए इन्होंने कहा ये। वन और मोर, तो वन में भी इट में बी वन, इट में बी टू, इट में बी थर्ड, इट में बी फोर्थ, इट में बी फिफ्थ क्लॉज। एंड मोर का मतलब क्या हुआ, इट में बी 1 + 2, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको सेक्सुअल हरेसमेंट की डेफिनेशन मीनिंग समझ में आपको आया या आपको नहीं आया। 2N, कम ऑन। यस, निवेता बाबा इज सेइंग यस, सही है। आईपीसी में सेक्शन 354A लगभग यही है।
2O workplace I have explained. Now I go to last, unorganized sector. What unorganized sector means in relation to a workplace, an enterprise owned by individuals or self-employed workers and engaged in production, sale of goods or providing service of any kinds whatsoever, where the enterprise employs workers, the number of such workers is less than 10 P for claims. अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जैसे मान लीजिए किसी भी संस्था में 10 से अगर कम है एम्प्लॉयज, हुज एम्प्लॉयज वर्कर्स, नंबर ऑफ सच वर्कर्स इज लेस देन 10, अगर 10 उनसे कम है तो दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. अनऑर्गेनाइज, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि वेरी अनऑर्गेनाइज सेक्टर डिफाइंड सेक्शन 2P में है. एंड व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स इज यस लेस देन 10, यानी मैक्सिमम कितना होगा 9 वर्कर्स तक. आप 9 तक, अधिकतर अगर 9 में है तभी आप क्या रहेंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहेंगे. 10 होते ही आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बाहर आ जाते हैं. तो लेस देन 10 की जो संख्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट. लेस देन 10 कर लेंगे आप लोग. तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 2. देखो मैंने कितनी डिटेल में हर डेफिनेशन को फुल्ली जस्टिफाई किया है इसको करने के लिए. किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ सकते हैं मुझसे. Everyone, anyone? You are now muted. चलिए साहब शुरू करें अगला. You are now unmuted. ठीक है. अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 3. सेक्शन 3 very important for this. Please go to the heading and this is section 3, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, तो यहाँ डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा. विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट. डोंट फॉरगेट सेक्सुअल हरेसमेंट वाज डिफाइंड बाय सेक्शन 2N. 2N में, तो 2N में सेक्सुअल हरेसमेंट का मीनिंग बताया गया था और यहाँ पे कह रहे करें नहीं करना है ऐसा. देखो क्या है, पढ़ो. 3:1 no woman shall be subjected to sexual harassment at workplace, at any workplace. और workplace कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 है. तो 2N और 2O को देखते हुए सेक्शन 3:1 क्या कहता है कि कोई भी महिला, किसी भी महिला को के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं किया जाएगा वर्क प्लेस पर. ठीक है. तो अगर मान लो वर्क प्लेस से अलग कहीं पर होता है तो क्या होगा, तो उसकी टेक केयर की जाएगी आईपीसी में, उसकी टेक केयर की जाएगी पोक्सो एक्ट में एज पर द, अगर उस चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है. लेकिन यहाँ पर हम बात करें ओनली एट द वर्क प्लेस. तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा विच सेक्शन स्पीक्स दैट नो वुमन शैल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट, सेक्सुअल हरेसमेंट. और ये कहाँ पर आएगा, सेक्शन 3:1 में आएगा. बहुत समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें. अब देखिए क्या है सेक्शन 3 क्लोज 2.
ये देखिए क्या है, द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस amongst the other circumstances, निम्नलिखित जो सर्कमस्टेंसेस हैं अन्य सर्कमस्टेंसेस के साथ साथ, may amount to sexual harassment if it occurs or is present in relation to or connected with any act or behavior of sexual harassment। अब समझिए क्या है, इसको समझने से पहले इसको मैं ऐसे समझाता हूँ आपको कि पहले जो ये क्लॉजेज हैं, 5 क्लॉजेज हैं, ये समझिए आप पहले। जो 5 क्लॉजेज हैं उसको पढ़ करके फिर हम ये समझ पाएंगे कि एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, वो 5 सर्कमस्टेंसेस कौन से हैं, पहले उनको समझिए, देन यू विल अंडरस्टैंड द जो मेन बॉडी क्या है, ये समझिए। implied or explicit promise of preferential treatment in her employment। देखिए, implied or explicit promise of preferential treatment in her employment, क्या हुआ, promise of preferential treatment in her employment। मैडम टाइम तो देखो 8 PM तक का है, आप चिंता ही करती हो, हम बैठे ना आपको यहाँ पे, कब जाना है आपको बताओ, 4 PM 5 PM भेज देंगे, क्या दिक्कत है इसको। अब सट के बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मैडम, चिंता ना करो आप, है ना। तो ये जो एक्सप्लिसिट या इम्प्लाइड उसको प्रॉमिस किया जा रहा है, अब सैलरी क्या क्या मैडम सबको लेट मिलेगी, आपको टाइम से मिलेगी, चिंता मत करो आप, आई विल टेक केयर, जब तक मैं हूँ, क्या चिंता करती हो आप। ये कैसा हुआ, ये एक सर्कमस्टेंस हुआ, सही है। तो इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, किसका ट्रीटमेंट, प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट। एक बात ये हुई, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, इसका अपोजिट हो गया अब ये, है ना मैडम, भुगतना पड़ जाएगा आपको, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मैडम आप, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको समझो। क्या हो गया ये हो गई एक्सप्लिसिट थ्रेट हो गई, मत मानो मैडम, फिर मुझसे शिकायत मत करना। देखो बॉस नाराज हो जाए, बॉस आपको सस्पेंड कर दे, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये हो गई इम्प्लाइड थ्रेट हो गई, समझे, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट। आपको मैडम पोस्टिंग यहाँ चाहिए या जंगलों में जाना है, हेडक्वार्टर में पोस्टिंग चाहिए वहाँ चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है मैडम, तो हम तो कुछ नहीं कह रहे इसमें, जैसा बॉस कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ आपको, ये क्या होगा, इम्प्लाइड थ्रेट हो गई है। तो डेट्रीमेंटल थ्रेट का डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की थ्रेट भी हो सकती है, इसका आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रॉमिस भी हो सकता है। प्रॉमिस किया जाए पॉजिटिव बात हो गई, थ्रेट दी जाए नेगेटिव बात हो गई, सही है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित में। और नेक्स्ट, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रेजेंट और इस समय प्रेजेंट में या भविष्य में उसका जो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, रहोगी या नहीं रहोगी नौकरी में, इसी पोजीशन बनी रहोगी या नहीं बनी रहोगी, उस प्रकार की बात करना। और फोर्थ हो गया इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, उस प्रकार से उसके वर्क में इंटरफेयर करना, उसके वर्क में इंटरफेयर करना या इंटीमिडेटिंग हालात बना देना, ऑफेंसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना, होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना कि लड़की के लिए या महिला के लिए कार्य करना मुश्किल पड़ जाए, जो वर्क एनवायरनमेंट ही दूसरे तरीके कर दिया, ही हंसने लग जाओ तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी लड़की, इस तरीके से बात करना। और पांचवा है
ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट करना उसके साथ, नहीं बात मानी है ना, जिससे उसकी हेल्थ और सेफ्टी पे फर्क पड़ता हो। तो ये है फाइव सर्कमस्टेंस। तो दीज आर द 5 सर्कमस्टेंस। कीप दीज 5 सर्कमस्टेंसेस इन योर माइंड एंड देन रीड अगेन दिस सेक्शन 3.2। ये द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस ऐसे में अमाउंट टू, द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस में अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट। समझे? सेक्सुअल, ये जो निम्नलिखित जो हालात हैं, जो 5 मैंने डिस्कस किया आपसे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का प्रॉमिस, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट की थ्रेट देना, ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर करना, वर्क एनवायरनमेंट को उसके लिए हॉस्टाइल कर देना, इस तरीके की जो 5 हमने डिस्कस किए अभी तक के, एनी ऑफ द 5 सर्कमस्टेंस में अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सेक्सुअल हरेसमेंट की कैटेगरी में आ सकता है। कब? इफ इट अकर्स, ठीक, अगर ऐसा होता है, इज प्रेजेंट इन रिलेशन टू एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्शन 2N में जो सेक्सुअल हरेसमेंट के एक्ट थे, उनसे कनेक्टेड होकर के, उनके संबंध में अगर ऐसा होता है, तब क्या मतलब हुआ? इन दोनों को जोड़ दो। मतलब जो सेक्शन 2N का जो एक्ट था, सेक्सुअल डिमांड, सेक्सुअल फेवर्स की रिक्वेस्ट करना, ठीक है, सेक्सुअल रिक्वेस्ट की फेवर करना। मैम क्यों परेशान होती हो? किसी को पता नहीं चलेगा, और फिर देखो आप क्या बुलंदियां छूओगे आप। तो सेक्सुअल फेवर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं विद द प्रॉमिस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ इन योर एम्प्लॉयमेंट। या मैडम अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, ये क्या हुआ? थ्रेट हो गई, है ना? सही है? तो फिर देख लो आपके साथ नौकरी में क्या होगा। तो सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल उन एक्ट्स के साथ कनेक्टेड होकर के इनमें से कोई सा भी अगर सर्कमस्टेंस आता है, तो वो सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा, जिसके लिए तुम्हें मना कर दिया है 3.1 से। नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट के साथ नहीं, सेक्सुअल हरेसमेंट किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और इसको देखो, इसको सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा। अब इसको आप पढ़ो इस तरीके से, दिस फॉलोइंग सर्कमस्टेंस, निम्नलिखित के जो सर्कमस्टेंस हालात हैं, दिस में अमाउंट टू सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सेक्सुअल हरेसमेंट हो सकते हैं। लेकिन अब पढ़िए इस तरीके से, among other circumstances, very important बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है, very important क्या है? If it occurs, the following circumstances among other circumstances, it means what? This is not limited to only 5 circumstances. आप ये word नोट कर सकते हैं, please note down this. Harassment may include 1 to 5, but is not limited to। मतलब ये जो 1 to 5 हैं, ये इंक्लूडेड हो सकते हैं, बट ओनली यही हो सकते हैं ये नहीं है, बट इज नॉट लिमिटेड टू, यानी कि इनसे अलग भी तरीके और अदर देयर में बी सो मैनी अदर सर्कमस्टेंस विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी दी सेक्सुअल हरेसमेंट। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है ये, क्योंकि दे हैव स्पेसिफिकली मेंशन्ड दिस वर्ड फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। ये फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस जो 1 to
5 सर्कमस्टेंसेस हैं अमंग्स अदर सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 100 तक देर आर सो मैनी सर्कमस्टेंसेस, तो दे हैव ओनली लिस्टेड ओनली 5 सर्कमस्टेंसेस। तो प्लीज़ लेट मी नो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आपको आया या नहीं आया। बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही आपको ये? तो ये हुआ सेक्सुअल हरेसमेंट। सेक्शन 3 कहता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ ये, सही है। भाई अभी एक काम करते हैं, है ना, ब्रेक लेते हैं 10 मिनट्स का, सो दैट मैं अगली क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ अच्छे तरीके से। 10 to 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि खड़े खड़े ना, मैं आप लोग तो बैठे रहते हो मज़े से बैठे हुए घर में, है ना, खड़े खड़े भी एक लेवल के बाद में बैक एक होने लगता है, तो मुझे फिर मैं कभी ऐसे करता हूँ कभी वैसे करता हूँ, तो बेटर ये है कि 10 to 15 मिनट का ब्रेक लेकर के फिर हम कंटिन्यू करेंगे अगली कहानी को। बैठ के मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी भी।